Okay, when we are talking to use the direction also. Okay, when we want to show the direction, here it is very clear that I want to show the direction. Okay, I want to show the direction also. Which direction? The direction of force that I want to show. So here, so I am using the vector notation. ठीक है ना? यहाँ पर क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन यूज़ करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई वेक्टर नोटेशन का, क्योंकि मुझे डायरेक्शन शो करना। तो अगर ये डायरेक्शन को तुम देखो, जहाँ तक डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दिस इज डाउनवर्ड, और ये क्या है, अपवर्ड। अब इस दोनों को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक ही नोटेशन से एफ जी और एफ जी नहीं लिख सकते, और यहाँ माइनस नहीं डाल सकते। ये लिखने का सही तरीका नहीं है। इसके लिए अगर ये बताना चाहते हैं कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक फोर्स को अगर एफ जी दिखाए हैं, मान लो ये फोर्स F1 है, फर्स्ट फोर्स, ठीक है, F1 है फर्स्ट फोर्स। फर्स्ट फोर्स को अगर एफ जी दिखाया है, फर्स्ट फोर्स कौन सा फोर्स है? एक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स ये अर्थ लगाया है बॉल पर फर्स्ट फोर्स को, ठीक। तो सेकेंड फोर्स को अगर दिखाना है, तो सेकेंड फोर्स को दिखाने के लिए तुमको माइनस एफ जी दिखाना होगा, तो उसके लिए वेक्टर साइन यूज करना होगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है वो अपोजिट है फर्स्ट और F2, F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। ये बता इक्वल तो है ही, इक्वल इसलिए है क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का एफ जी ही है। अपोजिट कैसे? क्योंकि माइनस साइन जब वेक्टर साइन में लग जाता है, तो इसका मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टा है। अगर फोर्स एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट है। मोमेंटम है तो मोमेंटम एक दूसरे के उल्टा है, एक्सेलरेशन है तो एक दूसरे के उल्टा, वेलोसिटी है तो उल्टा। सर ये उल्टा माइनस एफ जी जो लिखे हैं सर, माइनस एफ जी जो लिखे हैं सर, उस पे एरो जो दिए हैं सर, उसको माइनस हटा के एरो उल्टा नहीं कर देंगे? नहीं, ठीक है, ऊपर में एरो देंगे तो यहाँ माइनस साइन देंगे, तब इक्वल एंड अपोजिट होगा। और अगर तुम माइनस साइन नहीं देते हो तो इसका मतलब इक्वल हो गया। अगर ये माइनस साइन सर वही एरो क्या वेक्टर को शो करता है? सर वही एरो क्या वेक्टर को शो करता है? ऊपर वाला एरो ना? यस सर। हाँ, इसी का मतलब हुआ वेक्टर साइन। दिस एरो इज यूज्ड फॉर वेक्टर साइन। Now you should learn, because in class 9 it is very clear what are scalar quantities, what are vector quantities. ये तो हम लोग को पता है ही, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें एरो साइन, बस यही अंतर जो बार बार हम बता ही रहे हैं, हम लोग सीख ही रहे हैं बार बार। देखो यहाँ पर जो हम बताना चाह रहे थे, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं अगर दोनों फोर्स के केस में, F1 F2 के केस में, तो तुम देख सकते हो F1 जो है अगर बॉल पर लग रहा है तो वो बॉल पर असर दिखाएगा। तो बॉल का मास mb है, इंटू बॉल का एक्सेलरेशन मान लो ag ले लेते हैं। लेकिन ये फोर्स जो है ऑन द बॉल लग गया,
ऑन द अर्थ, ठीक है, अब ऑन द अर्थ लगा रहे हैं तो ऑन द अर्थ जो है मास ऑफ अर्थ इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड मे बी इन केस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ अर्थ, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तब देखो ऑन द अर्थ, now here in this equation, okay, first and second, इस दो इक्वेशन में क्लियर है कि वैल्यू तो बराबर है, लेकिन मास m ऑफ अर्थ इज वेरी 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 मच ग्रेटर इन कंपेरिजन टू मास ऑफ बॉल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल will be very very much greater in comparison to acceleration of earth, or acceleration of earth is negligible. So acceleration produced in case of earth, on earth or for earth is negligible. तो acceleration अगर negligible एक तरह से जीरो है तो अर्थ के पोजीशन में या उसके मोशन में या उसके किसी भी स्टेटस में कोई चेंज दिखाई नहीं पड़ता, और ऐसा होता भी कि कुछ हम लोग को अंतर ही दिखाई नहीं पड़ता, अर्थ जैसे है वैसे ही है, ठीक है। लेकिन बॉल को साफ दिखता है कि बॉल एक्सेलरेट हो रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, डाउन, हम लोग देखते हैं, साफ ऑब्जर्व कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मैथमेटिकल, है ना, वे में हम लोग इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वाई ए फोर्स प्रोड्यूस, सर तो दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? ऑन अर्थ इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल, देन वाई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स ऑन द अर्थ, because earth mass is very large, very very greater, much greater. So acceleration produced on earth in case of earth is negligible, so it does not have any effect, it does not seem to affect earth. So ball does not affect earth, but earth affects ball due to difference in mass, that Newton's second law of mass. due to mass difference, mass of ball बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इसको लिखते यही है ना, मास ऑफ अर्थ इज मच 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 लार्जर इन कंपैरिजन टू मास ऑफ बॉल। सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज मच ग्रेटर, है ना, इन कंपैरिजन टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑफ अर्थ, दैट इज द सिंबल। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज नेग्लिजिबल, सो नो इफेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। कोई इफेक्ट अर्थ पर क्यों नहीं होता है, इसके पीछे ये कारण हम लोग देते हैं, ठीक है। सो दैट इज पॉइंट, इज इट क्लियर? यस सर। बात समझ में? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेट अस लर्न न्यूटन्स सेकेंड लॉ थर्ड लॉ का यूज़ करके हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से समझें। तुम लोग इसको उतार लिए हैं? इसको तुम लोग उतार लिए सब लोग कि नहीं? फटाफट उतार लो। सर इसका फोटो भेज दीजिए ना। अच्छा ठीक। फ़ोटो भेजने में क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कभी कभी देख रहे हैं हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है,
एक मिनट। ओके, फोटो मिल रहा है सबको? मिला फोटो? So I hope that you persons are getting this diagram. Okay, अला ये हम लोगों को मिल रहा है. So here when we are going to apply Newton's second law of motion and Newton's third law of motion at the same time, we can get law of conservation of moment. That is also very important law. Okay, law of conservation of momentum very important in physics. Okay, law of conservation of momentum equally important. ठीक है ना, equally important, and we should learn about law of conservation
basic formula that we were talking. Some formula we could use. On that basis we can understand this. Okay, it is not uncommon. We can explain this on the basis of certain formula based on law of conservation of momentum in case of elastic collision, what we are talking. Okay, so this is the mathematical statement: m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay students, so now we will stop here.